I am Vinay Kumar Singh from City Law College. This is our 6th video lecture on Law of Torts as far as Unit 2 of Law of Torts is concerned. In our previous video lecture, we have discussed the topic of defamation and defenses to defamation. In this video lecture, we will discuss the topic nuisance in detail. न्यूसेंस जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, और मेनली जो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेनली जो टॉर्ट्स में हम लॉ ऑफ टॉर्ट में दो पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं. जितने भी तरह के टॉर्ट्स होते हैं मेनली दो पार्ट में, वैसे और भी कैटेगरी होती है. एक होता है ट्रेसपास टू पर्सन, या ऐसे टॉर्ट्स जो पर्सन की बॉडी से रिलेटेड होते हैं, जैसे असॉल्ट, बैटरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये सब हम लोगों ने देखा था. और दूसरी जो कैटेगरी है वो होती है ऐसे टॉर्ट्स जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं. तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड टॉर्ट्स में ही ये न्यूसेंस जो आता है, न्यूसेंस, नेग्लिजेंस, ये टॉपिक जो हैं ये ट्रेसपास टू प्रॉपर्टी की ही परव्यू में आते हैं. लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो न्यूसेंस जो है वो कई साल शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसमें मेनली दो तरह के न्यूसेंस की हम बात करेंगे. एक पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस. क्या डिफरेंस होता है पब्लिक न्यूसेंस और प्राइवेट न्यूसेंस में, ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो आइए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं. न्यूसेंस एज अ एक्शनेबल टॉर्ट समझने से पहले मैं आपको एक बहुत बेसिक इसके बारे में एक इमेज देना चाहता हूँ. हर पर्सन के पास अपनी कुछ मूवेबल, इमूवेबल, टेंजेबल, इंटेंजेबल प्रॉपर्टी होती है, और उसके पास पूरा राइट होता है कि वो अपनी उस प्रॉपर्टी का अनडिस्टर्ब्ड एंजॉयमेंट करे, वो अपनी उस प्रॉपर्टी का पीसफुली एंजॉयमेंट करे, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे अपनी उस प्रॉपर्टी के एंजॉयमेंट में. ये तो उसका राइट है. अब इसी राइट को अगर कोई वायलेट करता है, दैट मीन्स कि उसके पीसफुल एंजॉयमेंट में, उसकी प्रॉपर्टी के पीसफुल एंजॉयमेंट में कोई किसी तरह का हिंड्रेंस पैदा करता है, कोई किसी तरह का रुकावट पैदा करता है जिससे उसको इंजरी होती है, तो ये हम कहते हैं कि उस पर्सन ने क्या कॉज किया. उस पर्सन ने, जिसने इस तरह का हिंड्रेंस कॉज किया है, उसने न्यूसेंस कॉज किया, उसने न्यूसेंस किया है प्लेंटिफ के साथ. फॉर एग्जाम्पल, आप जिस घर में रहते हैं उसके जस्ट बगल वाले घर में, या आपका जो नेबर है उसने अपने घर में फ्लोर मिल लगा ली. अब फ्लोर मिल के चलने से वाइब्रेशंस हो रहे हैं, रोज़ सुबह से लेकर शाम तक जो है वो वाइब्रेशंस हो रहे हैं. आपके घर का, आपका जो नेबर है वो, उसने अपने ऐसी कोई फैक्ट्री अपने घर में लगा ली जिससे रोज़ धुआं उठता है, रोज़ धुआं उठता है, और उससे आपको डिस्टर्बेंस होता है. आपका जो नेबर है उसने आपके लैंड के जस्ट बगल में कोई पेड़ लगा दिया. अब उस पेड़ के जो रूट्स हैं वो आपकी लैंड में आ रहे हैं, और उससे आपकी जो फर्श है आपके घर की, या जो भी आपके घर की जो दीवारें हैं उनमें क्या है, उनमें क्रैक आ रहे हैं. तो ये सब क्या है, ये सब न्यूसेंस की परव्यू में आते हैं. क्यों? क्योंकि आप जो अपनी प्रॉपर्टी का जो आपको पीसफुली इंजॉयमेंट करने का राइट है वो आप नहीं कर पा रहे हैं. आपको किसी न किसी तरह से कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है. तो एक बेसिक आइडिया यही है न्यूसेंस के पीछे. ठीक है, जैसा कि देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है, अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज एंटाइटल्ड टू इट्स अनडिस्टर्ब एंजॉयमेंट एज पर लॉ. ठीक है, फिर देखिए सेकेंड पैरा, न्यूसेंस इज एन इंजरी टू द राइट ऑफ अ पर्सनस पोजेशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी. न्यूसेंस इज अ इंजरी to the right of a person's possession of his property to undisturbed enjoyment of it. Any results from an improper uses by another individual. ठीक है, nuisance is a word that everybody understands, that we can say that nuisance in common parlance means nothing more than inconvenience to people or to another. कोई भी ऐसा एक्ट डिफेंडेंट का
जिससे प्लांटिफ को अपने उस प्रॉपर्टी के यूज़ एंड एंजॉयमेंट में इनकन्वीनियंस होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल्स कई सारे बताए अभी। आपके नेबर ने आपके लैंड से बिल्कुल सटा के बिल्कुल एक पेड़ है उसका लगा दिया उसने। पेड़ की जो रूट्स हैं वो तो डिस्टर्ब कर ही रही हैं आपको, आपके नीचे आपके फर्श को क्रैक कर रही हैं, आपकी दीवारों को में क्रैक आ रहा है उससे, और उसका वो जो पेड़ है उसकी जो ब्रांचेस हैं वो आपके लैंड में लटक रही हैं। आपने कोई ऑफिस खोला है, उस ऑफिस के बाहर कोई ऐसा पर्सन है, कोई ऐसा बिजनेस कर रहा है जिससे बहुत सारा रोज डेली जो है वो धुआं जो आपके ऑफिस में आ रहा है। आपने कोई हॉस्पिटल खोल लिया और इस तरह से पेशेंट्स को कोई इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है, आपने जो हॉस्पिटल खोला है। न्यूसेंस में एक बात जो गौर करने वाली है वो बहुत ये है कि न्यूसेंस जो होता है जब कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर का होता है तभी वो एक्शनेबल टॉर्ट की परवे में आता है। अगर वो केवल एक बार के लिए या कुछ मोमेंट के लिए, किसी एक दिन के लिए केवल ऐसा हुआ है तो फिर ये न्यूसेंस की परवी में नहीं आएगा। न्यूसेंस की परवी में तो आएगा लेकिन ये एक्शनेबल टॉर्ट की परवी में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए लिखा है द लॉ रिकॉग्नाइजेज दैट माइनर इनकन्वीनियंस शुड बी इंड्योर्ड एज दे आर इनएविटेबल। एग्जाम्पल, इफ यू बिल्ड योर हाउस अलॉन्ग अ हाईवे, कार्स विल ऑलवेज पास विद देयर हॉर्न हूटिंग। अगर आप जानबूझ के अपना घर जो है वो हाईवे के नज़दीक बना रहे हैं तो आप बाद में इस चीज़ के लिए किसी को लाइबल नहीं ठहरा सकते कि अरे हमारे घर में तो रोज़ बहुत हाईवे से जो गाड़ियाँ चलती हैं उनका बहुत शोर हमको आता है, हमको उससे बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये जो है वो एक्शनेबल टॉर्ट की परवी में नहीं आता है। ठीक है, एक केस लॉ है दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट AIR 1962 राजस्थान। It was observed that nuisance ordinarily means anything which annoys, hurts or that which is offensive। कोई भी ऐसा एक्ट जिससे आपको हर्ट होता है, आपको अनॉयंस होता है किसी तरह का, या आप जो ऑफेंसिव इन नेचर का है वो क्या है, न्यूसेंस है। ठीक है, जो न्यूसेंस वर्ड है ये डिराइव होता है एक फ्रेंच वर्ड न्यूरे से, NUIRE, न्यूरे। इसका मीनिंग होता है, जो फ्रेंच वर्ड है इसका मीनिंग है टू डू हर्ट और टू एनॉय, टू डू हर्ट और टू एनॉय। तो आपको यहाँ पे एक पहला ही जो केस मैंने बताया आपको, दुर्गा प्रसाद वर्सेस स्टेट AIR 1962, इस केस में जो बताया गया है ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर देखिए एक पोलक की डिफिनेशन है। पोलक कैसे न्यूसेंस को डिफाइन करते हैं, क्या बताते हैं पोलक कि न्यूसेंस क्या होता है। पोलक कहते हैं कि न्यूसेंस इज द रॉन्ग डन टू अ मैन बाय अनलॉफुली डिस्टर्बिंग हिम, बाय अनलॉफुली, वर्ड क्या इंपॉर्टेंट है, अनलॉफुली डिस्टर्बेंस जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, अनलॉफुली होना चाहिए। अनलॉफुली डिस्टर्बिंग हिम इन द एंजॉयमेंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी और इन सम केसेस इन द एक्सरसाइज ऑफ अ कॉमन राइट। ये पोलक कहते हैं अपनी डिफिनेशन में। ठीक है, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ न्यूसेंस की अगर हम बात करें तो हमने डिस्कस कर लिया मीनिंग क्या होता है। एक फ्रेंच वर्ड न्यूरे से डिराइव हुआ है न्यूसेंस वर्ड, और इसका मतलब होता है टू हर्ट और टू एनॉय। ठीक है, हमने अभी पोलक की डिफिनेशन भी देख ली, पोलक क्या कहते हैं, और इसी के साथ साथ आपके नोट्स में स्टीफन की और सामंट की भी डिफिनेशन है। सामंट की डिफिनेशन देखते हैं, सामंट क्या कहते हैं, न्यूसेंस को कैसे डिफाइन करते हैं। सामंट कहते हैं कि द रॉन्ग ऑफ न्यूसेंस कंसिस्ट इन कॉजिंग और allowing without lawful justification the escape of any deleterious thing from his land, कोई ऐसी हानिकारक चीज़ from his land or from elsewhere into land in possession of the plaintiff। एग्जाम्पल क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं, वाटर, फ्यूम्स, स्मोक, गैस, नॉइस, हीट, वाइब्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी, डिजीज़, जर्म्स, एनिमल्स, ये सब क्या है। अगर ऐसा कोई पर्सन करता है डिफेंडेंट तो ये क्या है, वो क्या कॉज कर रहा है आपके साथ, वो न्यूसेंस कॉज कर रहा है। एक और बात जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैंने अभी डिस्कस भी किया था कि जो हर तरह का जो इनकन्वीनियंस होता है वो न्यूसेंस की परवी में नहीं आता है।
अगर कोई माइनर इनकन्वीनियंस है, जैसा कि सेकंड लाइन में देखिए लिखा हुआ है, माइनर इनकन्वीनियंसेस विच आर यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन इन द सोसाइटी और नॉट एक्शनेबल इन लॉ। ठीक है, क्योंकि लॉ का क्या काम है, लॉ का जो पर्पज़ है वो सोसाइटी में जो भी कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस करना है। जो डिफेंडेंट और प्लांटिफ के बीच में जितने भी तरह के जो कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हैं उनको बैलेंस करने का काम है। लॉ का काम हमेशा पनिश करने का ही काम नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर कोई माइनर इनकन्वीनियंस हो रहा है पार्टी को, प्लांटिफ को, तो वो न्यूसेंस की परवी में नहीं आएगा। साथ ही साथ जो इनकन्वीनियंस है अगर वो कुछ फॉर अ टाइम बीइंग है तो भी वो न्यूसेंस की परवी में नहीं आएगा। वो कॉन्टिन्यूइंग इन नेचर का होना चाहिए, लगातार लंबे समय से, लगातार फ्लोर मिल चल रही है बगल में, लगातार वाइब्रेशंस आ रहे हैं, आपको डिस्टर्बेंस हो रहा है, आपके घर के जो आपका नेबर है उसके घर से लगातार पानी आपके जो है वो आपके कुछ ना कुछ पानी का रिसाव आपके जो है वो लैंड में हो रहा है, आपके घर में हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब न्यूसेंस की परवी में आएगा अगर लगातार हो रहा है। कभी हो गया, एक बार हो गया, कुछ समय के लिए केवल हो गया, तो ये न्यूसेंस की परवी में नहीं आएगा। आइए देखते हैं कि क्या एसेंशियल एलिमेंट्स हैं न्यूसेंस के। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ न्यूसेंस। फॉर मेकिंग एन एक्ट ऑफ न्यूसेंस एक्शनेबल अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट्स द फॉलोइंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेटिस्फाइड। पहला क्या है, रॉन्गफुल एक्ट बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का जो एक्ट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रॉन्गफुल होना चाहिए। फॉर एन एक्शन अगेंस्ट न्यूसेंस to arise, the first essentiality is the conduct of a wrongful act by the defendant. This may include any action which is prima facie not legal and unreasonable in the eye of a prudent man. जो unreasonable होना चाहिए और prudent man की आई में वो prima facie illegal तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ prudent man की नज़र से अगर हम देखें तो वो क्या होना चाहिए, unreasonable होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ एक बात और गौर करने की बात है, अगर कोई ऐसा एक्ट है जिससे प्लांटिफ जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है प्लांटिफ, तो वो न्यूसेंस की परवी में नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है वो ये है, डैमेज, लॉस, इनकन्वीनियंस कॉज टू द प्लांटिफ। पहला एलिमेंट क्या था, पहला एलिमेंट था रॉन्गफुल एक्ट बाय द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का जो एक्ट होना चाहिए वो रॉन्गफुल होना चाहिए। दूसरा एलिमेंट क्या है कि उस रॉन्गफुल एक्ट से प्लांटिफ को क्या होना चाहिए, प्लांटिफ को डैमेज होना चाहिए, कोई लॉस होना चाहिए, कोई इनकन्वीनियंस कॉज होना चाहिए। ठीक है, द नेक्स्ट एसेंशियलिटी रिक्वायर्ड अ सब्सटैंटिव डैमेज और इनकन्वीनियंस टू बी कॉज टू द प्लांटिफ। एक मैक्सिम है, डी मिनिमस नॉन क्यूरेट लेक्स। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि लॉ शैल नॉट कंसीडर मिनिमल डैमेज कॉज्ड बाय द प्लांटिफ claimed by the plaintiff due to his own sensitivity। ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज़ है जिससे प्लांटिफ कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा सेंसिटिव है तो वो सब जो है वो न्यूसेंस की परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, अब आइए देखिए काइंड्स ऑफ न्यूसेंस की बात कर। एक केस लॉ है हेल्से वर्सेस ईसो पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड। इसमें क्या होता है, डिफेंडेंट की एक फैक्ट्री होती है जिससे बहुत सारा स्मोक, ऑयल, फ्यूम्स, स्मेल आती है और पोल्यूशन कॉज होता है, और इसकी वजह से प्लांटिफ को क्या होता है, प्लांटिफ बहुत हेल्थ इश्यूज़ प्लांटिफ को होते हैं। तो जब इसमें केस होता है तो इसमें कोर्ट ने कहा कि because of his own sensitive health issue the former were held liable to the latter only। यानी जो कंपनी है वो किस लिए केवल लाइबल है, वो केवल लाइबल होगी अपने जो उसकी कंपनी से जो स्मोक निकल रहा है, जो ऑयल निकल रहा है, जो फ्यूम्स निकल रहे हैं, केवल उसके लिए वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन अगर प्लांटिफ जो है वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है और उस वजह से अगर उसको कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उसके लिए कंपनी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। काइंड्स ऑफ न्यूसेंस को हमने स्टार्टिंग में बताया था कि न्यूसेंस को हम दो काइंड्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ प्राइवेट न्यूसेंस एंड द सेकंड वन इज़ पब्लिक न्यूसेंस। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो सेक्शन 268 ऑफ इंडियन पिनल कोड, ये एक ऑफेंस भी है, सेक्शन 268 ऑफ इंडियन पिनल कोड
1860 पब्लिक न्यूसेंस, वहाँ पे प्रॉपरली डिफाइंड है कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। लॉ ऑफ टॉर्ट की परव्यू में अगर हम बात करें तो पब्लिक न्यूसेंस जो होता है वो एक्शनेबल टॉर्ट की परव्यू में नहीं आता है जब तक कि प्लांटिफ ये ना प्रूव कर दे कि उसको कुछ कोई स्पेशल लॉस या स्पेशल डैमेज हुआ है। अदरवाइज केवल जो प्राइवेट न्यूसेंस होते हैं वही जो है वो एक्शनेबल टॉर्ट की परव्यू में आते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस क्या होते हैं? पब्लिक न्यूसेंस वो होते हैं कि जो रोड है, रोड पे किसी ने गड्ढा खोद दिया, इससे बहुत लार्ज नंबर ऑफ कई पीपल को, सोसाइटी में जो लोग रह रहे हैं उनको लॉस हो रहा है। कोई पाइपलाइन जा रही थी, जैसे सबके घर में क्या कहते हैं वाटर सप्लाई का पानी जा रहा था, उसको किसी ने तोड़ दिया। ये सब क्या है? ये सब पब्लिक न्यूसेंस की परव्यू में आते हैं। इसमें कोई इंडिविजुअल पर्सन जो होता है वो क्लेम नहीं कर सकता है कि जब तक कि वो ये ना प्रूव कर दे कि उसको कोई स्पेशल डैमेज या स्पेशल लॉस हुआ है। ठीक है, ये आगे भी अपने लेक्चर में हम देखेंगे भी, फिलहाल थोड़ा सा आइडिया मैंने आपको दे दिया है। जो एक्शनेबल होता है वो केवल प्राइवेट न्यूसेंस ही होता है। ठीक है, प्राइवेट न्यूसेंस में देखिए, प्राइवेट न्यूसेंस प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ ऑक्युपायर ऑफ लैंड और प्रमाइसेस इन द यूज एंड एंजॉयमेंट ऑफ हिज लैंड। दिस टाइप ऑफ न्यूसेंस यूजुअली emanates from the defendant's private land or his actions in his private capacity. Accordingly, a plaintiff must show that he has some interest in the land in question. ठीक है, in an action for private nuisance the court considers the following. कोर्ट जो है प्राइवेट न्यूसेंस के मामलों में दो बातें हैं जिन पे गौर करेगा। The first one is whether the injury complained of is sensible in the case of material damage to property, and the case of interference with enjoyment of land, whether the injury is substantial, and the second one is whether the conduct of defendant is unlawful, unwarranted or unreasonable. सबसे पहला कोर्ट किस बात पे गौर करेगा? कोर्ट इस बात पर गौर करेगा कि जो इंजरी हुई है प्लांटिफ को वो क्या सब्सटेंशियल इन नेचर की है या नहीं है, और जो डिफेंडेंट का जो कंडक्ट है वो क्या वो अनलॉफुल है, अनवारंटेड है या अनरीजनेबल होना चाहिए। ठीक है, क्या एलिमेंट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्राइवेट न्यूसेंस को? सबसे पहला है द इंटरफियरेंस मस्ट बी अनरीजनेबल और अनलॉफुल। हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि जो भी इंटरफियरेंस कॉज होना चाहिए वो अनरीजनेबल या अनलॉफुल होना चाहिए। सेकंड क्या है? सेकंड है कि उससे जो भी इनकन्वीनियंस कर रहा है, जो भी कंडक्ट कर रहा है डिफेंडेंट, उससे प्लांटिफ को क्या होना चाहिए? उसकी प्रॉपर्टी को या उसको फिजिकल डिस्कम्फर्ट होना चाहिए। ठीक है, और जो थर्ड यहाँ पे एलिमेंट है वो ये है कि देयर शुड बी सीएबल डैमेज टू प्रॉपर्टी और विद द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट अ प्राइवेट न्यूसेंस। ऐसा कुछ विजिबल होना चाहिए कि हाँ प्लांटिफ को कोई डैमेज कुछ कॉज हो रहा है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं जिनके रिस्पेक्ट में न्यूसेंस कॉज हो सकता है, प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में और एक फिजिकल डिस्कम्फर्ट के रिस्पेक्ट में। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या है? इन केस ऑफ अ न्यूसेंस विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी एनी सेंसिबल इंजरी टू द प्रॉपर्टी विल बी इनफ टू सपोर्ट एन एक्शन फॉर द डैमेजेस। और फिजिकल डिस्कम्फर्ट में क्या है? इन अ सूट फॉर न्यूसेंस अराइजिंग आउट ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट देर आर टू एसेंशियल कंडीशंस रिक्वायर्ड। द फर्स्ट वन इज इन द एक्सेस ऑफ नेचुरल एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ एंजॉयमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, and the second one is interfering with the ordinary conduct of human existence. ठीक है, अब हम पब्लिक न्यूसेंस की बात करते हैं। पब्लिक न्यूसेंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा एक आइडिया अभी दे दिया था कि पब्लिक न्यूसेंस क्या होता है। पब्लिक न्यूसेंस ये होता है जिससे लार्ज नंबर ऑफ पीपल जो है वो अफेक्ट होते हैं। पब्लिक न्यूसेंस रिफर्स टू दैट विच अफेक्ट्स द जनरल पब्लिक और अ सेक्शन ऑफ पब्लिक। ठीक है, इट इज दैट विच अफेक्ट्स द जनरल पब्लिक सेगमेंट और क्लास ऑफ पब्लिक बाय रीजन दैट इट इज इनडिस्क्रिमिनेट इन इट्स इफेक्ट और वाइड स्प्रेड। ठीक है, क्या इंस्टांसेस हो सकते हैं पब्लिक न्यूसेंस के? पब्लिक न्यूसेंस इंक्लूड्स ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ हाईवे और पब्लिक रोड्स, पब्लिक वाटरवेज, नॉइज पॉल्यूशन। ये सब क्या है? ये सब पब्लिक न्यूसेंस की परव्यू में आते हैं। ठीक है, पब्लिक न्यूसेंस इज यूजुअली अ क्राइम। मैंने अभी आपको बताया कि पब्लिक न्यूसेंस जो है वो क्राइम है। यहाँ पे ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन 192 और 194, ये थोड़ा यहाँ पे ये करेक्शन है क्योंकि जो सेक्शन है वो सेक्शन 268 है इंडियन पिनल कोड में। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है
जो बताना बहुत ज़रूरी है, कैंपबेल वर्सेस पेडिंगटन कॉरपोरेशन 1911 किंग्स बेंच का केस लॉ है। इस केस में क्या होता है, किंग एडवर्ड एट्थ जो होते हैं उनके फ्यूनरल का जो प्रोसेसन होता है वो प्लांटिफ के घर के सामने से गुजरना होता है। जो रास्ता होता है, जिस रास्ते से गुजरना होता है, उसी रास्ते में प्लांटिफ का घर आता है। ठीक है, अब प्लांटिफ ने क्या होता है, प्लांटिफ ने अनइंटरप्टेड व्यू के लिए कि जो भी किंग एडवर्ड एट्थ होते हैं उनके जो प्रोसेसन, उनके फ्यूनरल का जो प्रोसेसन गुजरना होता है वहाँ से रास्ते से, उसके अनइंटरप्टेड व्यू के लिए अपनी जो बालकनी होती है उसको कुछ लोगों को उसने वहाँ पे उस दिन के लिए रेंट पे दे रखा होता है कि वो लोग वहाँ बैठ के और जो भी प्रोसेसन होना है उसको देख सकें। अब क्या होता है कि जो कॉरपोरेशन होता है, पेडिंगटन कॉरपोरेशन होता है, उसके लोग होते हैं वो उसके घर के सामने एक क्या कर देते हैं, एक ऐसा पिलर खड़ा कर देते हैं कि जिससे उसके जिन लोगों को उसने, या जो भी उसका पर्पस था उस प्रोसेसन को देखने का, उसमें बाधा उत्पन्न होती है। तो उसमें इस पेडिंगटन कॉरपोरेशन के ऊपर सूट फाइल किया और सी फाइल अ सूट अगेंस्ट द कॉरपोरेशन कंटेंडिंग दैट द स्टैंड, जो भी स्टैंड उन्होंने लगा दिया था, वॉज अ पब्लिक न्यूसेंस एंड हैड कॉज्ड स्पेशल लॉस टू हर। क्यों स्पेशल लॉस हुआ उसको, क्योंकि उसने अपने उस बालकनी का क्या किया था, उसने बालकनी का कुछ लोगों को अपने किराए पे दे दिया था उस दिन के लिए, तो इससे उसका क्या हो रहा था, मॉनेटरी लॉस हो रहा था उसको। हेल्ड दैट शी वॉज इंटाइटल्ड टू क्लेम कॉम्पनसेशन, यानी जो भी जिनका भी घर था उनको इससे जो भी लॉस हुआ उसके लिए उनको कॉम्पनसेशन मिला। ठीक है, अब हम रेमेडीज़ की बात करते हैं कि क्या रेमेडीज़ अवेलेबल हैं इन केस ऑफ न्यूसेंस। तो सबसे पहली रेमेडी जो है वो अबेटमेंट ऑफ न्यूसेंस, यानी सेल्फ हेल्प। आप अपनी खुद की, अगर सपोज आपकी पड़ोसी की जो ट्रीज़ हैं उसकी जो ब्रांचेज़ हैं वो आपके घर में आ रही हैं, तो आप चाहें तो उन ब्रांचेज़ को खुद काट सकते हैं। ठीक है, ये, लेकिन बस ये इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यही है कि आपको नोटिस देना पड़ेगा उसको। ठीक है, डिफेंडेंट को नोटिस देना पड़ेगा, तो उससे आप ये कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, इंजंक्शन है। आप कोर्ट जाके इंजंक्शन इशू करवा सकते हैं कि इनकेस न्यूसेंस की वजह से, इनकेस कॉन्टिन्यूस, डिफेंडेंट के कॉन्टिन्यूस इनकन्वीनियंस की वजह से जो मुझे न्यूसेंस, जो ये इनके एक्ट की वजह से जो न्यूसेंस कॉज हो रहा है, उसके अगेंस्ट में आप इंजंक्शन उसको प्रोहिबिट करा सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाके। ठीक है, और जो इम्पॉर्टेंट है थर्ड वन, इसकी डैमेजेस तो आप ले ही सकते हैं। ठीक है, इसमें एग्रीवेटेड डैमेजेस, नॉमिनल डैमेजेस और स्पेशल डैमेजेस होते हैं। वो कोर्ट अपने जिस हिसाब से आपका ग्रीवेंस होता है, जितनी आपकी प्रॉब्लम होती है, उस हिसाब से कोर्ट जो है वो आपको डैमेजेस अवॉर्ड करता है। ठीक है, क्या क्या डिफेंसेस अवेलेबल होते हैं, डिफेंसेस अवेलेबल ये हो सकते हैं, जो डिफेंडेंट है वो ले सकता है कि जो भी एक्ट है जिसका प्लांटिफ जो कंप्लेन कर रहा है इज़ नॉट अनरीजनेबल, वो अनरीजनेबल नहीं है, अनजस्टिफेबल नहीं है, उसको जस्टिफाई करने की कोशिश करता है जो है वो डिफेंडेंट। दूसरा क्या है कि प्लांटिफ्स प्लांटिफ ने खुद कंसेंट दी थी, वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, ये तो बहुत ही कॉमन जो है वो डिफेंस है, आपने पढ़ा ही होगा। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, प्लांटिफ और डिफेंडेंट जो है वो दोनों कहीं ना कहीं से इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। एक्ट ऑफ स्ट्रेंजर, कोई स्ट्रेंजर अगर ऐसा कोई एक्ट कर देता है जिससे प्लांटिफ को कॉज होता है, तो वो डिफेंडेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इनएविटेबल एक्सीडेंट, जिसको रोका ही नहीं जा सकता था किसी भी तरीके से, एक्ट ऑफ नेसेसिटी अगर है। स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज़ अगर ऐसा कोई एक्ट करती हैं जिससे प्लांटिफ को कोई न्यूसेंस कॉज होता है, तो वो सब इसकी परव्यू में नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो, उसमें हम नेग्लिजेंस टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। नेग्लिजेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, और उसी में एक प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, रेस एप्सा लेक्यूटर, वो भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। मैं कोशिश करूँगा कि ये नोट्स जो है वो ग्रुप में सेंड कर दूँ आप लोगों को, या ऑफिशियल ERP पे मैं इसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू क्लास।